हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी जी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें रिबाउंड देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करने की सलाह होगी हमारी ओर से। तो सबसे पहले पॉलिसी बाजार ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी थी और इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि यहाँ से एक बड़ा मुंह दिखा सकता है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो ऊपरी स्तर पर 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1845 के स्टॉप लॉस से पॉलिसी बाजार इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा रियलिटी पैक ये एक दूसरा स्पेस है जहां पर हमें एक काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर रखने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियलिटी एक प्रीफर्ड बेट है। यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ आइटम एंड फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओबेरॉय रियलिटी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1925 1945 के टारगेट के लिए 1878 1878 का स्टॉप लॉस अपना होगा। ठीक है, तो चलिए, ओबेरॉय रियल्टी, पीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स हैं और रियल एस्टेट का खेमा इनफैक्ट कुछ तमाम सेगमेंट्स में से शामिल हैं। रियल एस्टेट सेगमेंट भी जहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की अमूमन राय मिलती है। नीलेश जी, इसी तर्ज पर दो और स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज और बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड ऑफ कोर्स ट्रेडर्स फेवरेट, इन्वेस्टर्स फेवरेट बनता और पिछले 2 सेशन से इनफैक्ट ये एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब थ्योरीज की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, वक्त वक्त पर अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी करने की भी राय मिलती है। 2703 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 1.5% की गिरावट बीएसई लिमिटेड में, और कोफोर्ज के चार्ट्स में आज गिरावट नहीं है लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश जरूर है। पिछले 5 सेशंस में कोफोर्ज की चाल अगर देखेंगे 1794 के इर्द गिर्द ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो एक काफी अच्छा रनअप हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक रिट्रेसमेंट है जो अब फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट के चलते हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, तो जल्दबाजी नहीं करना होगा यहाँ पर, क्योंकि निचले स्तर पर 2500 से 2600 के जोन में काउंटर फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो एक स्टैगर्ड वे में इस पर्टिकुलर स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। पोजीशन लिहाज से यहाँ पर हमें फिर से स्टैंड लौटती हुई नजर आएगी और 2900 3000 तक के लेवल फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 2400 के लेवल के आसपास का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो गिरावट पर इसे ऐड करने की सलाह होगी। उसके अलावा कोफोज, देखिए निफ्टी आईटी पर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जिस हिसाब से हमने हाल फिलहाल में काफी अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा था, उसके चलते नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कोफोज यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज देखने को मिल रही है गिरावट के बाद। 1750 के स्टॉप लॉस है जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1850 1880 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वे में बाइंग एक्यूमुलेशन की राय इस वक्त इन स्टॉक्स पर मिलती हुई, और बीएसई लिमिटेड यहाँ से और ज़्यादा डाउनसाइड विजिबल होने पर स्ट्रैटेजाइज कर स्कैटर्ड बाइंग की राय इस वक्त मिलती हुई। कोफोर्ज के स्टॉक में 0.5% की गेंस, लेकिन यहाँ से 1800 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है। लेकिन चलिए एक और स्पेस का जिक्र करते हैं और वो है एनर्जी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी नियम को लेकर नई पहल और नए प्रोटोकॉल्स रूल्स डेवलप होते हुए एनर्जी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने को लेकर सरकार का इलेक्ट्रिसिटी नियम 2005 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। दरअसल सरकार का फोकस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्वेस्टर फ्रेंडली और ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने पर है। पूरी खबर जानते हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी नियम में किस तरह के रूल्स प्रोटोकॉल्स में बदलाव की खबर है? क्या संशोधन इस वक्त निकल कर आ रहे हैं? देखिए, देश में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप हो, इसको लेकर सरकार काफ़ी एक्टिव है और एक नई तैयारी की जा रही है। दरअसल जो मौजूदा रूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005, उसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने से संबंधित जो मौजूदा नियम हैं उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए और इस सेक्टर को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए। मकसद ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ अगर हासिल करना है और टारगेट को अचीव करना है तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रिलायबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर उसको बढ़ाने में मदद मिले। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और तमाम तरह के संशोधन जो है वो किए जा सकते हैं।
जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन कंपनीज जो हैं वो अब एक हिस्से के तौर पर इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात की भी इजाज़त होगी कि इसको ऑपरेट किया जाए, लीज़ किया जाए या रेंट आउट किया जाए, इसकी भी सहूलियत दी जाएगी। इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर को इस बात की भी इजाज़त मिलेगी कि अगर वो इसको सिर्फ रेंट आउट करना चाहे, पूरे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेंट आउट करना चाहे या उसके कुछ हिस्से को रेंट आउट करना चाहे, इस बात की भी इजाज़त मिलेगी। तो ये तमाम तरह के संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर ऊर्जा मंत्रालय ने कमेंट्स मंगाए हैं एजेंसी से, इंडस्ट्री बॉडी से, एक्सचेंजेस से, डिस्कॉम से, प्राइवेट कंपनी से, पीएसयू से, सबसे कमेंट्स मांगे हैं और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है और एक टारगेट भी है कि 2032 तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2032 तक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो टारगेट है वो करीब करीब 60 गीगावाट के आसपास रखा गया है और करीब 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। लिहाजा इस पूरे सेक्टर को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के मकसद से मौजूदा रूल्स में ज़रूरी बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, रूल्स रेगुलेशंस फिलहाल भी है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को और बेहतर और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कवायद है और इसी के चलते ये सारे नए प्रोटोकॉल्स, नए डेवलपमेंट्स की बातचीत। यहाँ पर प्रकाश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके BTST, STBT ट्रेड्स जानेंगे, साथ ही इवेंट्स, ट्रिगर्स, क्यूज भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और देखिए, टाटा मोटर्स ये काउंटर फोकस में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स के लिए। आप देखेंगे कि जो न्यूज़ फ्लो है वो ये बता रहा है कि टाटा मोटर्स जो मूडीज़ है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़, उन्होंने टाटा मोटर्स की रेटिंग अपग्रेड की है। अब इसके मायने इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि टाटा मोटर्स, जैसा कि हम जानते हैं, एक बड़े डेट की वजह से अपनी बुक्स पे ये काउंटर सुर्खियों में रहता है। हालांकि ओवर द पीरियड यानी पिछले 3 साल में हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी सारे स्टेप्स ज़रूर लिए हैं इस डेट लेवल को कम करने के लिए। जो अपने इंडिया PV और CV सेगमेंट्स है उनको डेट फ्री ज़रूर किया है, पर साथ ही साथ JLR का डेट फिलहाल बुक्स पे बना हुआ है। ऐसे में अगर मूडीज़ रेटिंग एजेंसी उसका आउटलुक पॉजिटिव करती है, उसकी रेटिंग को अपग्रेड करती है, तो एक क्रेडिट आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स अपने लोन सही समय पे चुका पाएगी, उस पर भरोसा आता है, यानी कि बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर है और अच्छी न्यूज़ आती हुई। पर राजेश जी, कैसे देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स को चार्ट्स पे? क्योंकि ये न्यूज़ के बाद अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं अपटिक तो ज़रूर आ रहा है, पर किस तरीके के डेटा पॉइंट्स बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं और क्या ये मूव सस्टेन होता हुआ दिखेगा ऐसे बाजार में? तो देखिए, स्टॉक में एक अपटिक तो जरूर आया है, लेकिन अगर हम इसके वीकली चार्ट देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छी रिकवरी बनी और रिकवरी के बाद स्टॉक पिछले 4-5 हफ्तों से एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल बना हुआ है वो है करीब 725-730 की रेंज में। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है एंड देन स्टॉक में फिर हायर टारगेट टुवर्ड 760 भी आते हुए दिखेंगे। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है टाटा मोटर में। हमें लगता है डाउन साइड में स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया हुआ है, तो 695 थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 695 के आसपास। और अपसाइड में 720-25 का ब्रेकआउट जब करेगा स्टॉक तो फिर एक अच्छी रैली अनफोल्ड होगी। तो पोजिशनल टारगेट हम 760 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 695 के आसपास।
ऑल राइट, टाटा मोटर्स यहाँ पे 695 का स्टॉप लॉस रखे 760 के टारगेट्स के लिए। पर जी हाँ, जिस तरीके से ऑटो पूरे सेक्टर पे रेयर अर्थ का इशू चल रहा है, साथ ही साथ टैरिफ को लेकर अनसर्टिनिटी है, टाटा मोटर्स भी ऊपरी स्तरों से हाल फिलहाल लुढ़कता हुआ ज़रूर नज़र आया। पर बाजार की क्लोजिंग जो है वो ठीक मानेंगे, क्योंकि क्लोजिंग के हम निकट तो पहुँच रहे हैं, पर निचले स्तरों से आज के दिन में भी एक डिसेंट रिकवरी हमने देखी। साथ ही साथ कुछ एक खेमे जो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। साथ ही कई सारे और भी काउंटर्स हैं जहां पे ब्लॉक डील का एक्शन जो है काफ़ी भरपूर है। निफ्टी के एक बार गेनर्स पे नज़र डालेंगे तो सबसे आगे जो स्टॉक है वो BEL ही है। BEL, ONGC ये लगातार अपनी पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। और मारुति ऑटो पैक में हाल फिलहाल यहाँ पे हमने देखा है कि अपना पूरा समय, आज पूरे दिन का मेजॉरिटी ऑफ द समय जहाँ पे स्टॉक ने लाल निशान में बिताया, अब एक रिकवरी मारुति का स्टॉक भी दिखाता हुआ दिख रहा है। पर अब कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट क्लोज होने में, और उससे पहले आपके सामने लेकर आते हैं आज के BTST या फिर ST-BT आइडियाज हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ऑल राइट, तो माफ़ कीजिएगा नीलेश, आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तर से रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है एक पुल बैक मूव हमें कल के सेशन में देखने को मिले। इनफैक्ट अगले सप्ताह में एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग साइड में ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फोकस लॉन्ग साइड में बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी NH नारायण रुद्रालय। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी अच्छी क्लोज दे रहा है, एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग 1900 के ऊपर हो रही है, एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। ऑलरेडी एक 5% का स्प्रेड जरूर है, बट थोड़ी सी डिप मिले तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 1885 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तरों पर 1950 से 1970 तक की अपसाइड हमें NH में देखने को मिल सकती है। तो नारायण हेल्थ ये काउंटर पसंद आ रहा है नीलेश को, और राजेश जी के रेडार पे भी जहाँ तक मुझे याद है एक हॉस्पिटल काउंटर ही था। पर राजेश जी, हॉस्पिटल्स के अलावा कौन से सेक्टर और स्टॉक पे है आपकी नज़र, कहाँ पे आपकी रिकमेंडेशंस? तो आई थिंक रियल एस्टेट एज ए स्पेस, हमें लगता है कि आज थ्रू आउट द डे पूरे रियल एस्टेट स्पेस में लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और हमें लगता है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। तो प्रेस्टीज स्टेट यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक ने अपने एक अप स्लोपिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ही वहां से एक पुल बैक का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, यहाँ पे मूव बनते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 1690 1700 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1730 के आसपास, 1630 के आसपास। प्रेस्टीज स्टेट पे रखिए नज़र। देखिए कुछ समय से रियल एस्टेट काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे, और ऐसे बाजार में भी प्रेस्टीज स्टेट ऑलमोस्ट डे हाई की क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। पर आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ की टेंशन और बाजार में उतार चढ़ाव के बीच नई कंपनियों को बाजार में एंट्री लेते वक्त क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद दुबे। आइए सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, बताइए क्या कुछ दिक्कतें हैं ये पूरे मुद्दे को लेकर तमाम कंपनियों की? तो बिल्कुल प्राइमरी मार्केट्स में भी प्रेशर आ रहा है, जिस तरह हम सेकेंडरी मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये सही समय है IPO लाए या ना लाए। बहुत सारे जो मूविंग फैक्टर्स है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हमने देखा ईरान और इजराइल में जो है जिस तरह जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में भी ऐसे कुछ अच्छे संकेत नहीं है, मिले जुले संकेत दिखने मिल रहे हैं। ट्रेड टैरिफ को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं बने हुई हैं। अगर हम बात करें तो DI पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा प्राइमरी मार्केट्स में नहीं दिखने मिल रहा है, और ब्लॉक डील्स जो हो रहे हैं वो एग्जिट्स में हो रहे हैं। अब ये ब्लॉक डील एग्जिट्स में बड़े जो है आप कह सकते हैं MNCs आ रहे हैं, कहीं पे प्रमोटर्स आ रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, DI के नए पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस पे ऑफकोर्स सवाल उठ रहे हैं। और स्क्रूटनी भी बढ़ चुकी है, और ऑफकोर्स हमारे स्पेशल सेगमेंट जो है जहाँ पे हम IPOs की स्क्रूटनी करते हैं उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको दिखने मिल रहा है IPOs में। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इमीडिएट इम्पैक्ट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ओसवाल पंप्स का, उसमें भारी गिरावट आई है। ऑलमोस्ट 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया है। वही जेप्टो की बात करें तो जेप्टो ने अपनी IPO को डिले कर दिया 1 साल से, रिपोर्ट्स का कहना है। मेन बोर्ड IPOs भी बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ
जो है मेन बोर्ड आईपीओ हर हफ्ते आ रही है, एक एक करके बहुत सेलेक्टिवली जो हमको मेन बोर्ड आईपीओ में एक्शन देखने मिल रहा है। और एसएमई आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे निवेशकों की जो है कमज़ोर भागीदारी देखने मिल रही है। कुछ कुछ एसएमई आईपीओ वापस लिए जा रहे हैं, कहीं पे तो क्यूआईबीज या एंकर्स नहीं भर पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मुहिम है 18 हाउस स्वदेश की एसएमई आईपीओ की, उसकी जो है इम्पैक्ट भी हमको एसएमई स्पेस में डायरेक्टली दिखने मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अपकमिंग आईपीओज़ के आने वाले महीनों में तो लगभग 72 कंपनीज के आईपीओ की मंजूरी सेबी ने दे दी है, जिसका कुल वैल्यू कैपिटल रेज 1.4 लाख करोड़ का है। कौन से 3 अहम बड़े आईपीओज़ हैं जो आने वाले अगले 2 से 3 महीने में? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी ग्रुप का 12,500 करोड़ का वैल्यू है। वही हीरो फिनकॉर्प की बात करें तो लगभग 3,700 करोड़ का ये आंकड़ा है। उनकी एनबीएफसी आर्म है हीरो ग्रुप की। और एनएसडीएल अनलिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी बहुत तेज़ी देखने मिली है, लगभग 3500 करोड़ का आईपीओ आएगा। तो ऑफकोर्स प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन है, बड़े आईपीओज आएंगे तो लिक्विडिटी भी थोड़ी सकअप हो सकती है। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन में क्या आईपीओ लाना चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल शरद, बहुत ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप दे रहे हैं, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स के लिए। और 18 नाउ स्वदेश की मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान, इसको ज़बरदस्त रिस्पांस, शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। और इसी के चलते हमारी एक और ऑफरिंग ये आपके लिए आईपीओज डू और डिले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन स्तरों पर जहाँ पर ग्लोबल टेंशन्स हैं, ग्लोबल अनिश्चितताएँ हैं, वॉलिटिलिटी इतनी सारी है। ऐसे में नई कंपनियाँ क्या एंट्री कर भी सकती हैं मार्केट में, ये एक बड़ा सवाल और कंसर्न्स है। नुकसान कंपनियों का ही होगा और इसी के चलते ये रिसर्च हमारी एक और ऑफरिंग आपके लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इवेंट्स ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ से वीकेंड की शुरुआत तो हो जाएगी, चंद मिनटों में मार्केट्स भी क्लोज हो जाएंगे। लेकिन आज मार्केट क्लोज होने के बाद कल के लिए ओवर द वीकेंड और साथ ही सोमवार के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कल आपकी नज़र रहनी चाहिए। रेलटेल रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट जो है उसका सोमवार के सेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए कंपनी एक बोर्ड बैठक कल करने जा रही है। इसके अलावा रविवार के दिन बीएसई लिमिटेड सेटलमेंट के लिए प्रस्ताव देने की आखिरी तारीख होगी। रिफ्लेक्शन अगेन मार्केट खुलने पर नजर आएगा। और सीएच पर भी नजर रखें, पूंजी जुटाने के लिए फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड मीट करने जा रही है कंपनी, और जिसके टेकअवेज आपके सामने हम रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑब्जर्वेशंस निकल कर आते हैं। सोमवार के दिन बजाज फाइनेंस, अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस भी कर रहे थे हम, बोनस और शेयर विभाजन की एक्स डेट है और इसके इम्पैक्ट पर भी खासतौर से नजर रखनी होगी। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, पॉजिटिव अप मूव्स आने वाले दिनों में एंटिसिपेटेड है, जिस पर खासतौर से फोकस होगा। वहीं मई के WPI आंकड़े आने वाले हैं सोमवार के सेशन में, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ही आ जाएंगे। इन आंकड़ों पर भी फोकस होगा। और साथ ही चीन में मई के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ग्लोबल मार्केट से भी देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर खास तौर से फोकस आपको रखना चाहिए। ढेर सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स, और इस बीच ऑफकोर्स इजराइल और ईरान के बीच आज जो तनाव की स्थिति है, अब एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला, रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से आता है तो ग्लोबल फ्रंट पर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। और कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर भी खास तौर से नज़र। तो एक इवेंट जिस पर नज़र रखनी होगी, रिटेलिएशन एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड ज़रूर है। लेकिन एक और स्पेस, एक्सचेंज एंसिलरी इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में नीलेश जी ट्रेडिंग जो है अब मुमकिन हो चुकी है। एक्सचेंज की तरफ से कंपनियों को अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। सबसे पहले अप्रूवल MCX को मिला, उसके ठीक बाद NSE को भी लिस्ट होने से ठीक पहले इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। ताज़ा खबर NSE की कल आई थी, जिसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट डाउनसाइड इम्पैक्ट MCX पर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन आज अगेन हम देख रहे हैं लिस्टेड प्लेयर्स में MCX, CDSL, एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? BSE लिमिटेड पर तो लगातार बातचीत होती है, लेकिन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाले अन्य स्टॉक्स पर भी एक टेक जरूर होना चाहिए। हाँ जी, देखिए इस स्पेस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक ओवरबॉट टेरिटरी में BSE जा चुका है, तो अब वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। बट बेहतर होगा कि MCX पर फोकस करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर हाल फिलहाल में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी से देखा और आज फिर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पुल बैक मूव फिर से देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 7,750 और 8,000 तक ले जा सकता है। 7,250 के स्टॉप लॉस से MCX पर लॉन्ग पोजीशन गिरावट पर बना के चल सकते हैं। आज काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से MCX हमें बेहतर नजर आ रहा है।
तो MCX पे आपके लिए राय पर नीरव, अगले हफ्ते के लिए देखिए कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स मैक्रो डेटा के फ्रंट पे तो नहीं है, पर जो ईरान इजराइल की टेंशन्स हैं उसको लेकर डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। क्या आपके रेडार पे कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक है जिसको छोटी अवधि में ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि शायद इस मार्केट की गिरावट में अच्छा मौका है उसको लेने का? देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रोबेबली ये जो ऑनगोइंग स्ट्रेस है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, इसका शायद कोई बड़ा प्रभाव ना पड़े। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में से जिन्हें हम रडार पर रख सकते हैं। एंड इनफैक्ट आज के सत्र में भी कुछ ज़्यादा हमने उसमें गिरावट नहीं देखी है, जैसे कि 361 वेल्थ, ये पर्टिकुलर जो एक कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड एक स्टॉक है, जो कैटेगोरिकली एक वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक है, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई लेना देना नहीं है, मतलब ईरान और इजराइल के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्रूड के प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है ये, एंड वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक हो सकता है। हर गिरावट में हम हमारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे जमा करिए। एक तो उसका जो AUM है बहुत ही बेहतरीन है, जो RM बेस है बहुत ही शानदार है। तो हमें लग रहा है कि ये एक साल का व्यू हो तो 15 to 20% का एक बेहतरीन अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। Q4 के आंकड़े की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए आज इनफैक्ट द स्टॉक इज अप 5%। हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रखेगा and we can see more upside in the coming weeks. Absolutely. Thanks for that update, नीरव। और इनफैक्ट अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ये पूरा का पूरा हफ्ता एक्शन पैक रहा। काफ़ी सारे इवेंट्स ट्रिगर्स को डाइजेस्ट करना पड़ा मार्केट्स को। कुछ इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक थे, कुछ इवेंट्स ग्लोबल फ्रंट पर आते हुए दिखे और कुछ इवेंट्स सैडनिंग भी थे। जो कल हमने अहमदाबाद में एक बड़ा एयर हादसा देखा, एयर इंडिया के प्लेन का जो हादसा देखा, वो काफ़ी दुखदाई खबर थी। और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह वॉलेटाइल रहा। ग्लोबल फ्रंट पर भी काफ़ी कुछ रहा, डोमेस्टिक फ्रंट पर तो थे ही। भारतीय बाजार संभलने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन जितनी भी बार संभल रहे थे झटके काफ़ी हद तक लग रहे थे। टुवर्ड्स क्लोजिंग इस वक्त अगर आप देखेंगे, इंडिया विक्स 8% के स्पाइक्स दिखा रहा है, 15 के लेवल्स पर अब कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इन इटसेल्फ बड़ा कंसर्न है। ड्यूरिंग द एंटायर वीक जहां मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, वो इंडिया विक्स ही था जहां से रिलीफ थी। अब ये रिलीफ भी नहीं रही, करीब 8% की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 1800 डिक्लाइंस के सामने महज 900 एडवांस, यानी कि एब्सोल्युटली डिक्लाइंस, गिरावट जो है वो ज्यादा हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे, IT क्षेत्र ने इस हफ्ते में मजबूती दिखाई जरूर। करीब 3% की गेंस IT सेक्टर की तरफ से देखने को मिले। मेजर प्लेयर्स ONGC, TCS, सिप्ला, मारुति सुजुकी, विप्रो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ये कुछ तमाम स्टॉक्स थे जहां पर मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। टेक महिंद्रा के स्टॉक में ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कामकाज। शिप बिल्डिंग, डिफेंस का खेमा जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहा था। लेकिन इसके अलावा मार्केट का टेक्सचर काफी वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउन साइड, गिरावट ज्यादा हावी होती रही। 55,576 के स्तर पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग, 24,736 के लेवल्स पर 150 अंकों की बिकवाली। निफ्टी में रिकवरी की जद्दोजहद कुछ हद तक कामयाबी हासिल भी हुई, लेकिन कह सकते हैं कि आज का सत्र काफी ज्यादा फ्रिक्शन वाला, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला देखने को मिला और ढेर सारी चीजों के बीच मार्केट्स क्लोज होते हुए। राजेश जी, नीरव जी, नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी राय एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और सृष्टि को आप दीजिए इजाजत, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके लिए अगले हफ्ते की तैयारी हम करवाएंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।